जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कानूनची भाई और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते से काफ़ी ट्रेंडिंग है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसकी हियरिंग चल रही है और कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए थे हमारे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ एलजीबीटी कम्युनिटी के एक केस की जो चल रहा है सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड कि वो परमिसेबल होनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि एलजीबीटी कम्युनिटी आखिर है कौन और इसके बारे में जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं या फिर ऐसे कोई केसेस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और आपको थॉरोली बताएंगे कि आखिर LGBTIQA+ का मतलब क्या है। तो दोस्तों ये कुछ टर्म्स हैं LGBTQIA+। तो ये कोई शब्द नहीं है, ये कुछ शब्दों का पहला शब्द निकालकर बनाया हुआ एक एब्रिवेशन है। यानी कि ये कोई शब्द ना होकर भी एक कम्युनिटी के लिए होल हार्टेडली सपोर्टिव स्लोगन बन चुका है। तो आखिर कौन है ये एलजीबीटी? तो देखिए एलजीबीटी में जो पहला वर्ड है एल, उसका मतलब होता है लेस्बियन। तो लेस्बियन कौन होते हैं? तो देखिए वो वुमेन जो फिजिकली और इमोशनली किसी वुमेन के प्रति ही अट्रैक्टिव होती हैं और उनको उनसे ही मिलना होता है, उनसे ही हर तरह का सेक्सुअल और फिजिकल रिलेशन वो चाहती हैं, उनको लेस्बियन कहा जाता है। तो दोस्तों दूसरा वर्ड है एलजीबीटी कम्युनिटी में जी, यानी कि के। और गे वो लड़के होते हैं जो अपने ही जैसे सेक्स के प्रति यानी दूसरे लड़कों के प्रति फिजिकली और इमोशनली अट्रैक्टिव होते हैं और वो उन्हीं के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। दोस्तों तीसरा अक्षर है बी, यानी कि बाइसेक्सुअल। और ऐसे लोग वो वुमेन भी हो सकते हैं और मेन भी हो सकते हैं जो मेन और वुमेन दोनों के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं फिजिकल और मेंटली, यानी किसी के साथ भी रिलेशन बनाना पसंद करते हैं दोनों में से, तो उसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और दोस्तों चौथा शब्द है टी, यानी ट्रांसजेंडर। ऐसे लोग जो बचपन में जब पैदा होते हैं अपने जन्म के समय ही वो किसी गलत बॉडी में पैदा हो गए हैं, ऐसा उनको लगता है जैसे अगर कोई लड़की है और उसमें लड़की जैसे ही सारे अंग प्रत्यंग सब हैं, क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन उसको लगता है कि वो एक लड़का है, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो उसका जो इमोशनल या कॉन्शियसनेस है उसको सपोर्ट नहीं करता और वो लड़कों की तरह ही चाहती है रहना, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और दोस्तों पांचवा अक्षर है क्यू, यानी जेंडर क्वेयर। वो लोग जो कि ना तो लड़का और ना ही लड़की एक पर्टिकुलर ढांचे में रहना बिलीव नहीं करते, यानी कभी उनको लगता है कि वो कोई लड़की हैं और एक लड़के के प्रति अट्रैक्टिव हैं और कभी उनको लगता है कि वो कोई लड़का है जो कि लड़की के प्रति अट्रैक्टिव है, वो जेंडर क्वायर होते हैं। वो जनरली कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर उन्हें क्या पसंद है, उनकी क्या पसंद है, इमोशनली फिजिकली उनकी नीड्स क्या हैं। तो ऐसे लोगों को भी जेंडर क्वायर कहा जाता है और उनको भी एलजीबीटी कम्युनिटी में शामिल किया गया है। और दोस्तों छठा शब्द है इंटरसेक्स, यानी ऐसे लोग जो पैदा होते हैं ऐसे जेनिटल्स के साथ, कई बार दोनों जेनिटल्स के साथ या फिर कई बार जेनिटल्स उनके मेल के होते हैं और क्रोमोसोम्स फीमेल के होते हैं। तो ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं उन लोगों को इंटरसेक्स कहा जाता है और इनको भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही ज़्यादा पहचानना मुश्किल होता है जन्म के समय कि इनको मेल की तरह ट्रीट किया जाए या फिर फीमेल की तरह, और इनको भी एलजीबीटी कम्युनिटी में ही शामिल किया जाता है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट सातवां नंबर है असेक्सुअल्स का, यानी ऐसे लोग भी हैं जो ना तो फीमेल के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं और ना ही मेल के प्रति, वो बस अपने में मग्न रहना चाहते हैं, खुद से खुश रहना चाहते हैं, उनको असेक्सुअल्स कहा जाता है। यानी किसी भी मेल या फीमेल या फिर जेंडर के प्रति वो अट्रैक्टिव नहीं है। तो दोस्तों आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि LGBTIQA+ कम्युनिटी कौन है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो आइए बात कर लेते हैं जुडिशियल रिवॉल्यूशन की और एलजीबीटी के कुछ राइट्स की जो कि इंडिया में दिए गए, और जब दिए गए तो कब दिए गए। तो दोस्तों वैसे तो 1990s से एलजीबीटी कम्युनिटी का मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन इंडिया में 2001 में सुर्खियों में आया जब नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली एनसीटी का केस हुआ। तो क्या था ये केस? तो दोस्तों हुआ क्या कि लखनऊ पुलिस ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को अप्लाई करते हुए कुछ होमोसेक्सुअल कपल्स को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ कुछ भरोसा ट्रस्ट नाम के एनजीओ से जुड़े हुए कुछ लोगों को भी इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो धंधा करते हैं, यानी कि सेक्स रैकेट चलाते हैं। लेकिन वो लोग एक एनजीओ थे और ऐसे ही लोगों के लिए यानी एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए सेक्सुअल डिसीज को लेकर अवेयरनेस फैलाने का काम करते थे, यानी एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को लेकर अवेयर करते थे।
भरोसा ट्रस्ट के लोगों की गिरफ्तारी के बाद लॉयर्स कलेक्टिव नाम के एक ग्रुप ने इन लोगों को सपोर्ट किया और उस चार्ज से निकलने में हेल्प की। इस इंसिडेंट के बाद नाज फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने लॉयर्स कलेक्टिव के साथ मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला, जिसमें कहा गया कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का। यानी कि सेक्शन 377 वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू लाइफ का, राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। और 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कर दिया कि 377 सच में आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन है और उसे इनवैलिड करार दे दिया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ सुरेश कौशल नाम के एक इंडिविजुअल ने अपील फाइल की और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को पलटते हुए सेक्शन 377 की क्रिमिनलिटी को बरकरार रखते हुए कहा कि ये किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करता है, क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी एक मिनिस्कल कम्युनिटी है और इस तरीके से फिर से 377 को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। और इस कम्युनिटी के लोगों को रे ऑफ होप यानी कि उम्मीद की किरण दिखाई दी उस डिसीजन में, जो कि आया था 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक थर्ड जेंडर घोषित कर दिया। इसी जजमेंट में यह भी कहा गया कि इनको थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज ना करना आर्टिकल 14, 15, 16, 19 और 21 का वायलेशन है। साथ ही गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया गया कि उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए, यानी कि रिजर्वेशन दिया जाए। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में आया। वैसे तो इसे आधार जजमेंट कहा जाता है, जो कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था, लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस जजमेंट में कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आप क्या हैं वो राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट है। आपका सेक्स क्या है वो तय करना आपकी राइट टू प्राइवेसी है। और आखिरकार आया एक अनप्रेसिडेंटेड केस, जिसमें सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आया था 2018 में। और नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही वो केस था जिसके बाद ये नई बहस शुरू हुई कि क्या हमको एलजीबीटी कम्युनिटीज को मैरिज राइट भी दे देना चाहिए। और सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, एलजीबीटी कम्युनिटी क्या है और इससे रिलेटेड जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं वो क्या है। तो अब आइए अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इंडिया में दो लॉज मैरिज को डिफाइन करते हैं। पहला है सेक्युलर और दूसरा है पर्सनल। सेक्युलर है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें दो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन के मैन और वुमेन शादी कर सकते हैं। और दूसरे जो पर्सनल मैरिज एक्ट्स हैं उनमें हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम्स के लिए सरिया एक्ट, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसीज के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट आते हैं। तो दोस्तों, जो सेम सेक्स मैरिज का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके लिए 3 वे फॉरवर्ड हैं। पहला, अगर उनको परमिशन मिल जाती है, यानी कि वो केस जीत जाते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग, तो ये 3 चीजें हो सकती हैं। पहला है, उनको जो अभी के इनेक्टमेंट्स हैं, अभी के लॉज हैं, या तो उनमें बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैरिज को डिफाइन करते हैं मैन और वुमेन के बीच, जबकि एलजीबीटी इज ए थर्ड जेंडर। सेकंड है कि या तो फिर कोई नया ही इनेक्टमेंट लेके आया जाए एलजीबीटी कम्युनिटी को जो कि डिवोटेड हो। या फिर तीसरा है, हमारी सोसाइटी अभी उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है एलजीबीटी कम्युनिटी को, तो हम एक नया तरीका ढूंढ सकते हैं जिसमें मैरिज टर्म का यूज़ ना करके सिविल यूनियन या फिर सिविल पार्टनरशिप का यूज़ हम कर सकते हैं और उन्हें वो लिमिटेड राइट्स दे सकते हैं उस कम्युनिटी को जो कि किसी मैरिज में होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि अगर एलजीबीटी कम्युनिटी ये केस जीत जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में डिसीजन देता है, तो उनको कौन से एक्ट्स में संशोधन करना पड़ेगा या फिर नए एक्ट्स भी फॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो पहला है एडॉप्शन एक्ट, यानी कि एक पर्सन को किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए जो अभी तक एलिजिबिलिटी है वो किसी मैन या वुमेन को ही है। और एलजीबीटी कम्युनिटी को ये पावर या राइट देने के लिए हमको या तो डिफरेंट एक्ट बनाना पड़ेगा या फिर जो अभी एक्ट है उसमें संशोधन या अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों गार्डियनशिप एक्ट। उसमें भी हमको मैन या वुमेन, बॉय या फिर गर्ल के कॉन्सेप्ट को हटाकर या तो थर्ड जेंडर को भी पेश करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या फिर कोई और इनेक्टमेंट
एक्ट को बना के पेश करना पड़ेगा। और दोस्तों तीसरा लॉ है सरोगेसी का, जो हमको चेंज या अमेंड करना पड़ेगा या फिर नया लॉ फॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक एलजीबीटी कम्युनिटी को ये राइट नहीं है कि वो सरोगेट कर पाए या सरोगेसी कर पाए। चौथा लॉ है इनहेरिटेंस के लॉज भी हमको बदलने पड़ेंगे, यानी कि एक बेटा या बेटी को जो राइट मिलता है वही थर्ड जेंडर को भी मिले, ये भी हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इस प्रकार देयर इज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स जो हमको चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे कई कानून हैं जो हमको बदलने पड़ेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक सभी में चेंज करना पड़ेगा अगर ये डिसीजन एलजीबीटी कम्युनिटी के पक्ष में आता है और उन्हें उनका हक मिलता है। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ऐसे ही नई वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। तो एक नई वीडियो के साथ फिर हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।